हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू एसके पटेल आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं बीके पटेल आप लोगों का फिर से वेलकम करता हूं। आज के इस लेक्चर में, आज के सेशन में हम सामान्य विज्ञान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है एटॉमिक स्ट्रक्चर या परमाणु संरचना। तो आज के इस लेक्चर में मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऐसा साइंस का कोई पार्ट जो है वो मेंशन नहीं किया है। रीजन ये है कि आज हम जिन टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं उसमें के कुछ हिस्से रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री के अंतर्गत भी आते हैं और कुछ हिस्से भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स के अंतर्गत भी आते हैं। जैसे केमिस्ट्री के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक क्या होता है, एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, इसके अलावा पॉजिट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रिनो क्या होता है, मेसान क्या है, क्वार्क क्या है। तो आपके एक परमाणु में जितने भी कण होते हैं उन सभी को हम केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसके अलावा समस्थानिक या आइसोटोप्स किसको कहा जाता है, संभारिक किसको कहा जाता है, तो इनसे जितने भी प्रकार के प्रश्न बनते हैं या इनके जो कॉन्सेप्ट हैं उसको हम केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। साथ ही साथ फिजिक्स के अंतर्गत परमाणु से जुड़ा हुआ ही कुछ तथ्य हम पढ़ते हैं, जैसे कि आपका नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर रिएक्टर, नाभिकीय संयंत्र। तो ये जो लास्ट में मैंने आपको बताया इसको हम फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो बोल सकते हो कि जो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर और उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, वो फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री दोनों का आपका हिस्सा है। ठीक है। तो साइंस रिलेटेड जितने भी आपके एग्जाम है, चाहे वो लैब टेक्नीशियन हो, लैब अटेंडेंट हो, चाहे सीजीपीएससी हो, चाहे आपका व्यापम हो, उसमें जो है ये टॉपिक बहुत ही मायने रखता है। तो आज के लेक्चर में जितनी भी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा, यदि आप उसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन के नीचे 2 व्हाट्सएप नंबर है, उसमें से एक लिखा हुआ है फ्री ऑनलाइन कोर्स। उस नंबर पर आप हमको व्हाट्सएप करिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। वहां पे टेलीग्राम का लिंक आपको भेज दिया जाएगा, जहां पे क्लासेस के लिंक के साथ साथ आपको पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल करा दिए जाएंगे। साथ ही एक नंबर दिया हुआ है पेड ऑनलाइन कोर्स का। तो संस्था के द्वारा जितने भी पेड ऑनलाइन कोर्स चलाए जा रहे हैं सीजीपीएससी और व्यापम के हर एग्जाम को लेकर के, उसके संबंध में जानकारी आपको पेड ऑनलाइन कोर्स वाले व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके प्राप्त होगी। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले परमाणु या एटम एक्चुअल में होता क्या है, या परमाणु या एटम को आप कैसे परिभाषित कर सकते हैं, किन किन साइंटिस्ट ने इनको परिभाषित किया है। परमाणु का जो एक मॉडल होता है, एक संरचना होता है जो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये संरचना एक्चुअल में किसके द्वारा दिया गया और यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, उन सभी को जो है हम देखते हुए चलेंगे। ठीक है। देखिए क्या होता है, परमाणु की तो बहुत सारी परिभाषा होती है, लेकिन जो एक सबसे सिंपल परिभाषा और सबसे ज्यादा जो आपका मान्यता प्राप्त परिभाषा है वो ये कहता है कि परमाणु जो है वो पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। ठीक है। मतलब ये एक ऐसा अति सूक्ष्म कण होता है जो अविभाज्य होता है। कहने का मतलब क्या है कि यह एक ऐसा सूक्ष्मतम कण है परमाणु कि इससे और छोटा कण नहीं हो सकता। ये सबसे छोटा कण है, इसका विभाजन और नहीं कर सकते। मतलब ये कैसा कण कहलाता है, आपका अविभाज्य कण कहलाता है। तो पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है, एटम होता है, आप ऐसा भी कह सकते हैं। या आप ऐसा कह सकते हैं कि पदार्थ का ऐसा सबसे छोटा कण जिसका और विभाजन, उसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, जो अविभाज्य है, उसी को जो है क्या कहा जाता है, परमाणु जो है वो आपका कहा जाता है। तो ये जो आपके परमाणु होते हैं, ठीक, ये सबसे सूक्ष्मतम कण हो गया, मतलब इससे नीचे कुछ और है नहीं। ये परमाणु आपस में मिल करके क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। परमाणु को क्या कहते हैं, एटम कहा जाता है। ये जो आपके एटम है, ये आपस में मिल करके मॉलिक्यूल्स जो है वो आपके बनाते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। ये अणु आपस में मिल करके तत्व बनाते हैं, अर्थात ये एलिमेंट्स का जो है वो आपका निर्माण करते हैं। और ये तत्व जब आपस में मिलते हैं तो कंपाउंड अर्थात यौगिक भी बनाते हैं, और आपका मिक्सचर अर्थात मिश्रण का भी क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हो सबसे जो आपका बेसिक इकाई है वो क्या होता है, एटम या परमाणु। परमाणु जो है वो
प्रकृति का, इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे छोटा, सबसे सूक्ष्मतम, सबसे अविभाज्य कण जो है वो आपका कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो आपके परमाणु होते हैं ये आपस में मिल करके क्या बनाते हैं, आपके अणु बनाते हैं। परमाणु जो है ये सबसे सूक्ष्मतम कण है। परमाणु जब आपका मिलेंगे तो क्या बनेगा, आपका अणु बनेगा। अणु जो है वो आपस में मिल करके तत्व बनाते हैं। तत्व आपस में मिल करके यौगिक या मिश्रण का क्या करते हैं, आपका निर्माण करते हैं। तो इसी बेसिक परिभाषा के साथ हम इस चैप्टर को जो है वो पढ़ने की शुरुआत करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं परमाणु जो आपके होते हैं, ये परमाणु से जुड़े हुए जो है वो क्या क्या आपके सिद्धांत हैं। तो परमाणु से जुड़े हुए तो बहुत सारे सिद्धांत हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो खास करके जो आपके दो साइंटिस्ट हैं उनका मत या उनका कथन या उनका सिद्धांत आपको याद रखना है। एक तो आपका डाल्टन का और एक आपका रदरफोर्ड का। ठीक है, दो नाम मैंने लिया, ये दोनों नाम जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। एक नाम मैंने क्या लिया, आपका डाल्टन। डाल्टन का परमाणुवाद क्या कहता है, ठीक है। दूसरा नाम आपको याद रखना है रदरफोर्ड। ठीक, दोनों महत्वपूर्ण है। अब एग्जाम में यहां से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। पहले बात करते हैं हम डाल्टन के बारे में। ठीक है, डाल्टन ही वो वैज्ञानिक हैं जिनके द्वारा ये कहा गया कि जो आपका परमाणु होता है यह इस प्रकृति का सबसे एक ऐसा कण होता है, अविभाज्य कण होता है। इसका और टुकड़ा नहीं किया जा सकता, इसका और विभाजन जो है वो आपका नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जबकि हम जब रदरफोर्ड की बात करें तो रदरफोर्ड जो है वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने परमाणु मॉडल दिया है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, हम इसी परमाणु मॉडल को पढ़ते हैं और यही सबसे ज्यादा जो है वो आपका मान्यता प्राप्त है। अभी मैं जो भी आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, परमाणु का जो भी संरचना दिखाऊंगा, वो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल पर ही आधारित है। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने क्या किया था, उन्होंने एक प्रयोग किया था। उन्होंने क्या किया था, एक सोने की पतली झिल्ली पर अल्फा कणों की बौछार का जो प्रकीर्णन अनुप्रयोग था उसके आधार पर उन्होंने परमाणु का एक नाभिकीय मॉडल दिया। अर्थात परमाणु का मॉडल देने वाले या परमाणु का स्ट्रक्चर बताने वाले, संरचना बताने वाले पहले व्यक्ति कौन है, आपका रदरफोर्ड। ठीक है, या परमाणु का नाभिक के भी खोजकर्ता कौन कहलाएंगे, आपके रदरफोर्ड। ठीक है, तो इनका प्रयोग भी पूछता है कि सोने की पतली झिल्ली पर अल्फा कणों की बौछार के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज या परमाणु की संरचना या परमाणु मॉडल को किसने समझाया था। आपको आंसर लेना है बेटा आपका रदरफोर्ड। परमाणु के नाभिक का खोज, ठीक है, एटम के न्यूक्लियस की खोज किसके द्वारा की गई, तब भी आपको आंसर लेना है रदरफोर्ड। और किसने कहा कि परमाणु सूक्ष्मतम कण होता है, अविभाज्य कण होता है, तब आपको उत्तर लेना है किसका, आपका डाल्टन का। तो ये दो जो चीजें मैंने आपको बताई उसको ध्यान रखिएगा। क्या बताया मैंने, सबसे पहले डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, इसके परिप्रेक्ष्य में आपको याद रखना है कि परमाणु एक कैसा कण होता है, आपका अविभाज्य कण होता है। दूसरा मैंने बताया आपको रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड ने सोने की पतली झिल्ली पर अल्फा कणों की बौछार से उत्पन्न प्रकीर्णन अनुप्रयोग के परिणाम के आधार पर परमाणु का नाभिकीय मॉडल दिया। अर्थात परमाणु संरचना को सबसे पहले समझाने वाले व्यक्ति या साइंटिस्ट कौन है, आपके रदरफोर्ड। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगी। बस आपको जो फ्री ऑनलाइन कोर्स वाला नंबर है उस पे आपको व्हाट्सअप करना है और वहां पे आपको टेलीग्राम हमारे चैनल का लिंक मिल जाएगा जिस पे आप ज्वाइन हो जाइए और इन सभी चीजों को आप पीडीएफ के रूप में प्राप्त कर सकते हैं और आगे अपना रिवीजन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो परमाणु के ऊपर एक तो डाल्टन का जो आपका परमाणु सिद्धांत है वो थोड़ा याद रखना, और रदरफोर्ड का जो आपका परमाणु मॉडल है वो आप याद रखेंगे। अब चूंकि रदरफोर्ड ने जो है वो आपका परमाणु का संरचना समझाया है, परमाणु का मॉडल समझाया है, और उसी मॉडल को आपको समझना है और उसी मॉडल से जो है वो आपके प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो अगला अब हम समझते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये वही एटॉमिक स्ट्रक्चर है
जो रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया है वही परमाणु संरचना है जिसको रदरफोर्ड ने समझाया है। ठीक है, अब ये जो चित्र आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसी चित्र को आपको डिटेल से जो है वो आपका समझना है। ठीक है, बहुत सारे छात्र इससे परिचित भी हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो एग्जाम में कंफ्यूज कर देती हैं। उन कंफ्यूजन को भी आप जो पुराने छात्र हैं जिनको ये सारी चीजें पता है वो भी देखते हुए चलें। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि यहाँ पे परमाणु का एक संरचना है, इसमें आपको मुख्यतः 3 प्रकार के कण दिखाई दे रहे होंगे। 3 अलग अलग जो आपके कलर हैं उसमें 3 प्रकार के कण दिखाई दे रहे होंगे। जैसे एक तो आपका ग्रीन कलर जो है वो आपका दिखाई दे रहा है, एक आपको ब्राउन कलर दिखाई दे रहा होगा और एक आपको ब्लू कलर जो है वो आपका दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इसमें जो ग्रीन कलर है। तो जो ग्रीन कलर में आपको संरचना दिखाई दे रही है, ये जो आपका कण है उसको कहा जाता है प्रोटॉन। ये क्या है आपका प्रोटॉन। प्रोटॉन के साथ ही अटैच्ड चिपके हुए कुछ संरचना आपको, कुछ कण आपको दिखाई दे रहे हैं जिसको क्या कहा जाता है, आपका न्यूट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, अब इन दोनों के ऊपर पहले अपन बात कर लेते हैं। ये जो आपका प्रोटॉन होता है इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब प्रोटॉन जो कण होते हैं उनमें धनावेश होता है, ये धनावेशित कण होते हैं। और परमाणु का जब भी मास का बात किया जाएगा, परमाणु के जब भी एटॉमिक मास के बारे में अपन बात करेंगे, अर्थात परमाणु के द्रव्यमान के बारे में बात करेंगे, तो परमाणु के द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करने में इस प्रोटॉन की मेन भूमिका होती है। लेकिन केवल प्रोटॉन की भूमिका नहीं होती, आप देख सकते हैं कि सेंटर में जहां पे मेन जो आपका सेंटर वाला एरिया होता है, जो मेन परमाणु का केंद्र होता है, वहीं पे परमाणु का द्रव्यमान जो है वो आपका आधारित होता है। तो उसमें केवल प्रोटॉन नहीं है, प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन है, लेकिन ये न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब ये किस प्रकार का आपका कण है, उदासीन, मतलब इसमें कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, अनावेशित कण बोल सकते हो, उदासीन कण बोल सकते हो, एन फॉर न्यूट्रल और एन फॉर न्यूट्रॉन याद रख सकते हो, उसमें कोई भी चार्ज नहीं होता। लेकिन आप एक चीज याद रखना, किसी भी परमाणु के नाभिक में जो आपका द्रव्यमान होता है वो द्रव्यमान केवल नंबर ऑफ प्रोटॉन से नहीं बनता, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों से मिलकर के बनता है। आगे इसी सेशन में मैं आपको एटॉमिक मॉस, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान को भी और डिटेल में समझाऊंगा। फिलहाल हम इन कणों के बारे में थोड़ा सा देखते हुए चलते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में आपने ये जान लिया कि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों मिलकर के, ये देखिए, ये दोनों मिलकर के नाभिक का न्यूक्लियस, मतलब परमाणु का न्यूक्लियस बनाते हैं, अर्थात परमाणु का नाभिक बनाते हैं। तो बड़ा ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछता है, यदि आप साइंस को लाइटली लेंगे तो ये क्वेश्चन भी आपसे गलत हो सकते हैं कि न्यूक्लियस में मेनली क्या रहता है। तो न्यूक्लियस में देखिए प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जो नाभिक होता है ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है। एक तो ऐसा आपको पूछ देगा। दूसरा आपको पूछेगा कि जो नाभिक होता है, ए धनावेशित होता है, बी ऋणावेशित होता है, सी आवेशहीन होता है, डी नन ऑफ द एबव। ऐसा भी क्वेश्चन पूछेगा, तब आपको आंसर लेना पड़ेगा कि जो आपका नाभिक होता है उसमें मेन पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि देखिए प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन में तो कोई चार्ज होता नहीं। तो कंक्लूजन निकालोगे तो नाभिक में कौन सा चार्ज बना, केवल पॉजिटिव चार्ज बना। ठीक है, वो भी बेसिकली किसकी वजह से है, आपका प्रोटॉन की वजह से। तो अब आपने नाभिक के न्यूक्लियस को, मतलब परमाणु के नाभिक को, केंद्र को आपने समझ लिया। इसके साथ इसके चारों ओर एक वृत्ताकार ऑर्बिट में बहुत तेज गति से एक कण चक्कर लगाते रहता है, जिसको ब्लू कलर में इंडिकेट किया गया है। ये जो कण है इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्या है आपका इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन में जो है नेगेटिव चार्ज रहता है, ये ऋणावेशित कण होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे ऋणावेशित कण का परमाणु के नाभिक से कोई लेना देना नहीं है। ऋणावेशित कण का परमाणु के द्रव्यमान से भी कोई लेना देना नहीं है। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि परमाणु का द्रव्यमान सीधे सीधे रिलेटेड है उसके नाभिक से,
और नाभिक बना हुआ है प्रोटॉन प्लस किससे, न्यूट्रॉन से, जिसमें प्रोटॉन में कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं है। इसीलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कभी भी एटॉमिक मॉस से कोई रिलेशन नहीं रहेगा। जब भी परमाणु द्रव्यमान की बात होगी केवल और केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात होगी। ठीक है, तो इतना अब आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि परमाणु का नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है, तो मेन प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, तो परमाणु का नाभिक एक धनावेशित हिस्सा है। ठीक है, और परमाणु के चारों ओर नाभिक का जो चक्कर लगाते रहता है इलेक्ट्रॉन, उसमें नेगेटिव चार्ज है वो आपका ऋणावेशित हिस्सा है। ठीक है, अब इन सभी चीजों को मैं अभी स्लाइड से आपको रिवीजन कराते हुए चलूंगा। अब इसमें देखो एक सिंपल सा चीज पूछता है कि इनके खोजकर्ता के बारे में। अब वो तो थोड़ा रटने वाला चीज है, आई थिंक बहुत सारे छात्र उनके बारे में जानते होंगे, इसके लिए बहुत सारा ट्रिक वगैरह भी आपको मिल जाएगा। अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने की, मतलब ये वाले हिस्से की खोज किसने की। तो इसके लिए आप याद रखना रदरफोर्ड, और रदरफोर्ड ही वो व्यक्ति हैं जिसका हम परमाणु मॉडल पढ़ रहे हैं। ये परमाणु मॉडल रदरफोर्ड के द्वारा ही दिया गया है, तो ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका, ये तो इजी है। ठीक, अब देखो यहाँ पे जो 3 प्रकार के आपके कण हैं, एक प्रोटॉन है, इसकी खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज जो है वो आपका किसने की। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो ऋणावेशित कण है, इसकी खोज करता है जे जे थॉमसन। इसको किसने खोजा है, जे जे थॉमसन ने खोजा है। ठीक है, प्रोटॉन जो धनावेशित कण है, इसके खोज करता है गोल्डस्टीन। ठीक है, और जो न्यूट्रॉन जो कि उदासीन कण है, इसके खोज करता है चैडविक। ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार बहुत सारे एग्जाम में इसको पूछ चुका है और आगे भी पूछेगा। और एक बड़े सिंपल ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं, ईट पग नाचे। हो सकता है आपके पास इससे अच्छा ट्रिक होगा, अच्छी बात है। तो इससे आप इन तीनों को डिकोड कर सकते हैं। ई से इलेक्ट्रॉन, और टी मतलब ट मतलब टी, और टी फॉर थॉमसन होता है। तो ईट से इलेक्ट्रॉन और ट से थॉमसन याद रख लेना। पग, प से प्रोटॉन, और ग से आप याद रख लेना गोल्डस्टीन। प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है आपके, गोल्डस्टीन। नाचे में न से न्यूट्रॉन हो जाएगा और चे से हो जाएगा आपका चैडविक। ठीक है, तो बड़ा इजी है, आई थिंक आप इसको अच्छे से आप समझ गए होंगे कि यहाँ से बेसिक स्ट्रक्चर से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। अभी इसके अंदर भी जाएंगे और डीप बात करेंगे, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, इसके बारे में मैं आपको बताते हुए चलूंगा। तो अभी तक मैंने जितनी बातें आपको बताई उन सभी को चलिए एक बार रिवीजन करा देता हूं। तो इसमें आप याद रखना कि इस रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का धनावेश तथा अधिकांश द्रव्यमान एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित रहता है, इसकी बात की जा रही है, जिसे क्या कहा गया है आपका, जिसे नाभिक कहा गया है। और यह नाभिक प्रोटॉन से निर्मित बताया जाता है। ठीक है, अब केवल प्रोटॉन नहीं है ना, मैं अभी आगे आपको बताया, इसके अलावा एक उदासीन कण न्यूट्रॉन की भी पुष्टि की गई, जो नाभिक के मध्य में प्रोटॉन के साथ पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार ऑर्बिट पर तेजी से घूमते हुए पाया जाता है, और इसमें कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, अर्थात इसमें ऋणावेश होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम परमाणु के जो मूलभूत कण हैं, परमाणु के मूलभूत 3 ही कण हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा भी कण हैं, उनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। पॉजिट्रॉन क्या है, न्यूट्रिनो क्या है, मेसान क्या है, क्वार्क क्या है, लेकिन वो ज्यादातर एग्जाम में नहीं पूछा गया है। कुछ कुछ एग्जाम में पूछा गया है, थोड़ा सा जो हाई लेवल का एग्जाम होता है, लेकिन आप उसको भी याद रखते हुए चलिएगा। ठीक है, तो परमाणु के मूलभूत कण में सबसे पहले जो चीजें मैंने आपको बताया है, उन चीजों को आप देखते हुए चलो, एक प्रकार से इसको रिवीजन कर लो। फिर जो आपके ऐसे कण हैं जिसको मैंने नहीं बताया, कुछ अन्य कण हैं, उनको देखते हुए चलेंगे। प्रोटॉन के बारे में मैंने बता दिया। प्रोटॉन के बारे में मैंने क्या बताया था कि यह धनावेशित कण होता है, परमाणु के केंद्र में स्थित होता है, देख लीजिए। ठीक है, और इसे खोजकर्ता बताया था मैंने गोल्डस्टीन। ईंट पग, पग से प से प्रोटॉन और ग से गोल्डस्टीन। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है, न्यूट्रॉन, ये भी बीच में स्थित है। ठीक है,
तो ये कैसा कण होता है? देखिए, ये आवेशहीन कण होता है, ये भी परमाणु के केंद्र में स्थित होता है, और इसको खोजा है चैडविक में। ठीक है, ना चे, न से न्यूट्रॉन और चे से चैडविक। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है ये ऋणावेशित कण होते हैं, और ये परमाणु के केंद्र के चारों ओर, याद रखना इलेक्ट्रॉन को गलती से भी आप नाभिक में मत ले लेना, ये सबसे आउटर लेयर पर होते हैं, बोल सकते हो परिधि में ये घूमते रहते हैं, और इसको खोजा है जे जे थॉमसन ने। ठीक है, तो जो आपका ईट वर्ड है, ई से इलेक्ट्रॉन और टी से क्या याद रख लेना आपका थॉमसन। अब देखिए कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैं आपको बता रहा हूं, इसको आप याद रखना। परमाणु में इन 3 कणों के अलावा और भी कण पाए जाते हैं। ठीक, और कौन कौन से कण पाए जाते हैं? तो इसमें देखिए एक नाम याद रखना पॉजिट्रॉन। ठीक, एक नाम आप याद रखना न्यूट्रिनो। ठीक, एक नाम आप याद रखेंगे मेसान, और एक नाम आप याद रखना क्वार्क। ये भी इसी परमाणु में पाए जाने वाले आपके कण हैं। अब इसमें से देखिए मैं नीचे से ऊपर की ओर जा रहा हूं। सबसे पहले क्वार्क के बारे में बात कर लेते हैं। क्वार्क बेसिकली कुछ कण है नहीं। क्वार्क जो है एक प्रकार का काल्पनिक कण कहा जाता है। ठीक है, इसका कोई अस्तित्व नहीं माना गया है, एक प्रकार का काल्पनिक कण होता है। ऐसा कहा जाता है कि पदार्थ का जब भी निर्माण होता है, पदार्थ का निर्माण कैसे होता है मैंने बता दिया, कि जो परमाणु होता है वो मिलकर के अणु बनते हैं, अणु से तत्व बनते हैं, फिर तत्व से यौगिक मिश्रण अर्थात पदार्थ बनते हैं, चाहे ठोस द्रव गैस हो। तो पदार्थ के निर्माण की प्रक्रिया में एक काल्पनिक कण जो है वो भाग लेता है, जिसको क्वार्क कहते हैं। तो क से क्वार्क याद रख लेना, और क से काल्पनिक कण है ऐसा याद रख लो, खत्म। इसके बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। ठीक है, अब देखो पॉजिट्रॉन को जो है थोड़ा सा समानता आप रखना प्रोटॉन से, प से प्रोटॉन और प से पॉजिट्रॉन। मैं ऐसा इसलिए आपको याद करा रहा हूं क्योंकि ये जो पॉजिट्रॉन होता है इसमें भी धनावेश होता है, ये भी पॉजिटिव चार्ज वाला होता है। जैसे प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, वैसे पॉजिट्रॉन में भी जो है पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, न्यूट्रिनो सेम न्यूट्रॉन के समान होता है, मतलब इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता, ये आवेशहीन होता है। जैसे न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, वैसे न्यूट्रिनो भी आपका न्यूट्रल होता है। और मेसान को तुलना करना है, बच गया क्या? इलेक्ट्रॉन से। मतलब मेसान जो होता है ये कैसा कण होता है? ऋणावेशित कण होता है, इसमें निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, मतलब इनके बोल सकते हो छोटे छोटे भाई और हैं। प्रोटॉन का छोटा भाई पॉजिट्रॉन है, न्यूट्रॉन का छोटा भाई न्यूट्रिनो है, इलेक्ट्रॉन का छोटा भाई जो है वो आपका मेसान है। ठीक, तो मेसान ऋणावेशित है, न्यूट्रिनो नाम से आप ट्रेस कर लोगे, न्यूट्रॉन से मिलता जुलता है मतलब आवेशहीन है। पॉजिट्रॉन प्रोटॉन से मिलता जुलता है, मतलब क्या है आपका? धनावेश है। अगर और डिटेल जाएगा तो इनके भी खोजकर्ता के बारे में आपको पूछ सकता है। ठीक है, नॉर्मली हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को तो देख लिए, इनके खोजकर्ता कौन कौन से हैं अगर हम ये देखें तो चलिए हम उसको स्लाइड से देखते हुए चलते हैं। ज्यादातर आज तक पूछा नहीं गया है उनको, फिर भी देखते हुए चलिए। पहला, परमाणु के अन्य कण में पहला हम देख लेते हैं क्या? आपका पॉजिट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन के बारे में मैंने क्या बताया आपको? धनावेशित कण होता है, ये तो आप समझ लिए। ये चाहे तो आप याद रख सकते हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, कि इसके खोजकर्ता कौन है आपके? एंडरसन और हेज। न्यूट्रिनो, न्यूट्रॉन से समानता करना है, आवेशीन कण होते हैं, इसके खोज करता है आपके पाउली। पाउली का तो नाम फेमस है, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत जो है वो आपने पढ़ा हुआ होगा। तो जो न्यूट्रिनो है इसके खोज करता है पाउली, पॉजिट्रॉन के खोज करता है एंडरसन और हेज। अब इसका कोडिंग डिकोडिंग मैं आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये एक्स्ट्रा है, आप चाहें तो याद रखें। ठीक है, अब सबको डिकोडिंग कोडिंग करोगे तो फिर उसके बाद तो फिर सभी जो है आपके लिए मतलब बोलना चाहिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो ये उतना महत्वपूर्ण है नहीं, इसीलिए याद रख देना न्यूट्रिनो के खोज करता है पाउली और पॉजिट्रॉन के एंडरसन और आपके हेज। बच गया क्या? मेसान और क्वार्क, उसको भी देख लीजिए। तो मेसान इसके खोज करता है आपके युकावा।
ठीक है। और ये बता चुका हूं मैं कैसा कण होता है, आपका ऋणावेशित कण होता है। क्वार्क के बारे में बता चुका हूं कि क से क्वार्क याद रखना, और क्वार्क मतलब एक प्रकार का काल्पनिक कण है जो पदार्थ के निर्माण में जो है वो आपका भाग लेता है। तो एक बार मैं यहाँ पे नाम को रिवीजन करा दे रहा हूं। इसमें आप याद रखना, एक तो नाम एंडरसन का याद रखना, ठीक है। एंडरसन और एज है लेकिन केवल एंडरसन याद रखो। एंडरसन जो है वो खोज करता है किसके, पॉजिट्रॉन के, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने एक नाम बताया पाउली का। पाउली ने खोजा है किसको, न्यूट्रिनो को खोजा है। और अभी आपके सामने ये दिखाई दे रहा है मेसॉन। मेसान के खोज करता है युकावा। और क्वार्क तो ऐसी काल्पनिक कण है, उसको किसी ने खोजा नहीं है, केवल माना गया है, ठीक है। आगे बढ़े, अब हम इसमें क्या देखेंगे, अब हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। चूंकि अब हमको इसमें समझना है कि आइसोटोप्स क्या होता है, ठीक। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाने वाला आपका प्रश्न है कि समस्थानिक क्या होता है, समभारिक क्या होता है। हालांकि सम न्यूट्रॉनिक भी होता है लेकिन उससे प्रश्न बनता है नहीं, ठीक है। समस्थानिक कहते हैं आपका आइसोटोप्स इसको कहा जाता है, और संभारिक इसको जो है आपका आइसोबार्स कहते हैं, ठीक है। परिभाषा बहुत इजी है कि जब दो तत्वों या दो से अधिक तत्वों का परमाणु क्रमांक समान हो, परमाणु भार भिन्न हो, तो वो समस्थानिक कहलाते हैं। और जब परमाणु द्रव्यमान समान हो और परमाणु क्रमांक आपका भिन्न हो तो उसको संभारिक कहते हैं। अब इसमें दो वर्ड आए, परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान। तो ये एक्चुअल में क्या होता है इसको पहले समझना जरूरी है। तो इसको अब हम समझते हुए चलते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि परमाणु क्रमांक क्या होता है, ठीक है। तो देखो, सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूं। किसी भी तत्व का जो आपका परमाणु क्रमांक होता है, किसी भी तत्व का, पीरियोडिक टेबल में जितने भी आपके तत्व हैं, ठीक है, तो परमाणु क्रमांक का सीधा सीधा मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। परमाणु क्रमांक का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, अर्थात प्रोटॉन की संख्या। यदि मैं बोलता हूं हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, यदि मैं बोलता हूं हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, मैं बोलता हूं कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, मैं बोलता हूं ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन में प्रोटॉन की संख्या 1 है, हीलियम में प्रोटॉन की संख्या 2 है, कार्बन में प्रोटॉन की संख्या 6 है, ऑक्सीजन में प्रोटॉन की संख्या 8 है। मतलब यहाँ पर जो आपका नाभिक में प्रोटॉन की संख्या है वो प्रदर्शित करता है। तो परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर मतलब सीधे सीधे क्या होता है, नंबर ऑफ क्या होता है, आपका प्रोटॉन होता है। लेकिन अब यहाँ पे आपको समझना है कि परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, ठीक है। परमाणु क्रमांक तो आपने समझ लिया कि ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है सीधे सीधे, ठीक है। लेकिन अगर बात की जाए कि भाई परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, जैसे 1H2 फॉर एग्जांपल, 1H1 भी होता है, 1H2 भी होता है, 1H3 भी होता है, 2He4, ठीक है, 6C12। तो यहाँ पे नीचे में जो आपको दिखाई दे रहा है, लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि नीचे में परमाणु क्रमांक को जो है वो आपका लिखा जाता है। मतलब नीचे का जो 1 है ये हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक है, जो 2 है ये हीलियम का परमाणु क्रमांक है, और जो 6 है ये कार्बन का परमाणु क्रमांक है। और ऊपर में परमाणु द्रव्यमान को जो है वो लिखा जाता है। मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 2 है, हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4 है, कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो क्या है आपका 12 है। तो ये परमाणु द्रव्यमान एक्चुअल में क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। ठीक है। तो देखो, परमाणु द्रव्यमान दो चीजों से मिलकर के बनता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। परमाणु क्रमांक केवल नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, जबकि परमाणु द्रव्यमान
नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, केवल परमाणु क्रमांक में ये हरा वाला कण आएगा, परमाणु द्रव्यमान में हरा प्लस ये भूरा दोनों आएगा, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो है वो आपका दोनों आएगा। अब इसी से इनका एनालिसिस करते हुए चलते हैं। हाइड्रोजन की बात करें तो इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है कि हाइड्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो आपका एक है, प्लस हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है प्लस एक न्यूट्रॉन है, तभी तो एक 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 प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, एक और एक कितना हो गया, दो। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, इसका मतलब ये निकलता है कि इसके पास कितने प्रोटॉन हैं, दो प्रोटॉन हैं। ठीक है, तो जब भी आपको न्यूट्रॉन निकालना होगा, न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी होगी, यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी होगी, तो आप क्या करेंगे, जो परमाणु द्रव्यमान होगा उसमें माइनस कर देंगे प्रोटॉनों की संख्या को, तभी तो न्यूट्रॉन की संख्या निकलेगी, क्योंकि द्रव्यमान तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों से मिलकर के बना है, केवल न्यूट्रॉन निकालना है तो द्रव्यमान में प्रोटॉन को घटा दो। तो यहाँ पे देखो परमाणु द्रव्यमान कितना है, 4, इसका मतलब क्या होता है, ये 4 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। परमाणु द्रव्यमान क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन कितना है, 2, तो जाहिर सी बात है न्यूट्रॉन भी कितना होगा, 2, तब तो 2 और 2 मिला करके क्या होगा, 4 होगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, मतलब यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 6, और परमाणु द्रव्यमान कितना है, 12। परमाणु द्रव्यमान हमेशा क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो 6 तो प्रोटॉन है, तो 12 कैसे में होगा, मतलब यहाँ पे न्यूट्रॉन भी कितना होगा, 6। जरूरी नहीं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, ऐसा नहीं होता, ये तो केवल समझाने के लिए मैंने आपको सिंपल सिंपल एग्जाम्पल जो है वो आपके सामने जो है रख दिए हैं मैंने। ठीक है, तो इतने में अब आप समझ गए होंगे कि परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, एक बार इसको रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक क्या होता है, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित धनावेशित कणों या प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाता है, परमाणु क्रमांक। मैंने बताया ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन वही है परमाणु क्रमांक। ठीक है, और प्रोटॉन चूंकि कैसा कण होता है, धनावेशित कण होता है, इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित धनावेशित कण या कहिए प्रोटॉनों की संख्या ही क्या है, परमाणु क्रमांक। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, परमाणु क्रमांक। परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास क्या होता है, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, वो दोनों मिलकर के बनेगा क्या, आपका परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, याद रखेंगे, एटॉमिक नंबर परमाणु द्रव्यमान का मतलब केवल प्रोटॉन है, मतलब परमाणु क्रमांक का मतलब, और परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास का मतलब है प्रोटॉन प्लस क्या, आपका न्यूट्रॉन। इतना समझ गए। अब जब आप इस कंसेप्ट को समझते हैं तब आप समझ पाएंगे कि समस्थानिक क्या होता है और समभारिक जो है वो आपका क्या होता है, क्योंकि इससे भी बराबर जो है वो क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो दो चीजों को चलिए अब आप समझ लीजिए। ठीक है, कि समस्थानिक क्या होता है, ठीक, आइसोटोप्स कहा जाता है बेटा इसको, आइसोटोप्स, और समभारिक क्या होता है, समभारिक क्या होता है, इसको आइसोबार्स कहते हैं, आइसोबार्स। ठीक है, तो समस्थानिक की सिंपल परिभाषा क्या होती है, फिर हम इसको समझेंगे। समस्थानिक किसे कहते हैं कि ऐसे तत्व, ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन जिनका परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, उन तत्वों को क्या कहा जाता है, वो एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मैं यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, उन हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक को एज अ एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूं।
हाइड्रोजन का एक समस्थानिक होता है 1H1, एक होता है, ठीक है, क्या होता है, एक 1H1, एक होता है 1H2, ठीक, और एक होता है 1H3, ठीक। 1H1 जो आपका होता है इसको प्रोटियम कहा जाता है। जब हम अभी नाभिकीय संलयन पढ़ेंगे ना, दोबारा मैं इसको बताऊंगा, ठीक है। 1H2 ड्यूटीरियम कहलाता है। क्या कहलाता है? ड्यूटीरियम। और जो 1H3 होता है उसको ट्राइटियम कहते हैं। बहुत फेमस नाम है ये तीनों। हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और आपका ट्राइटियम। नाम से मतलब नहीं है, यहाँ पे फर्क क्या है वो आपको देखना है बेटा। देखो तीनों का परमाणु क्रमांक समान है। ये नीचे वाला परमाणु क्रमांक होता है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है। ऊपर वाला परमाणु द्रव्यमान होता है, यहाँ पे देखो एक है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे तीन है। मतलब इसका परमाणु क्रमांक तो समान है लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न है। तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? आपके समस्थानिक कहलाएंगे। अब इसमें थोड़ा सा और डीप जाएंगे अपन, थोड़ा सा संभारिक के बारे में बात कर लेते हैं कि संभारिक क्या होता है। तो संभारिक जस्ट उल्टा होगा, मतलब ऐसे तत्व जिनका परमाणु द्रव्यमान जो है वो आपका समान होता है, लेकिन जिनका परमाणु क्रमांक भिन्न होता है वे एक दूसरे के संभारिक या आइसोबार्स कहलाते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी मैं आपके सामने रख दे रहा हूं, फिर अंतिम में एनालिसिस करेंगे कि क्यों समस्थानिक का निर्माण होता है, कैसे होता है, और कैसे संभारिक का निर्माण जो है वो आपका होता है, रीजन क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आर्गन का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, पोटेशियम का एग्जाम्पल ले रहा हूँ और कैल्शियम का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। आर्गन का मैंने कहा, पोटेशियम का, और आपका एक और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कैल्शियम का। ठीक है, एक्चुअल में कैल्शियम नहीं बोला जाता, कैल्शियम बोला जाता है, हम गलत प्रोनाउंसिएट करते हैं। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं इनके परमाणु क्रमांक के बारे में। आर्गन का परमाणु क्रमांक होता है 18, कंटिन्यू आते हैं ये। जो पोटेशियम होता है उसका 19, कैल्शियम का होता है 20। 18, 19, 20 ये परमाणु क्रमांक है। हो गया हमारा परमाणु क्रमांक क्या है भाई? भिन्न है। 18 आर्गन का है, 19 कैल्शियम का है, सॉरी पोटेशियम का है, और 20 किसका है? आपका कैल्शियम का। अगर हम परमाणु द्रव्यमान की बात करें, ठीक है, तो तीनों का समान है। आर्गन का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है, कैल्शियम का भी 40 होता है, मतलब पोटेशियम का भी 40 होता है, और कैल्शियम का भी क्या होता है? आपका 40। तो आप ये देख सकते हैं कि इनके परमाणु क्रमांक भिन्न है, 18, 19, 20, जबकि परमाणु द्रव्यमान समान है, 40, 40, 40। ऊपर वाला क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान। तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? संभारिक कहलाएंगे। अब इसमें कंक्लूजन निकालना, यही कंक्लूजन जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो गलत होने नहीं देगा। क्या कंक्लूजन निकलेगा उसको देखिए। अब इन संभारिक और समस्थानिक के उदाहरणों को हम देखते हैं तो एक चीज हमको पता चलता है कि समस्थानिक हमेशा एक ही तत्व के अलग अलग रूप होते हैं। भाई परमाणु क्रमांक समान रखोगे तो एक ही तत्व होगा ना। अगर मैं हाइड्रोजन की जगह हीलियम रखता तो हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2, दूसरा तत्व भी हीलियम लूंगा, 2 परमाणु क्रमांक लूंगा, वो भी हीलियम हो जाएगा। तीसरा लूंगा 2 परमाणु क्रमांक वाला, वो भी हीलियम हो जाएगा। अगर मैं कार्बन को रखूं तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। अगला समस्थानिक अगर मैं 6 परमाणु क्रमांक वाला लूं फिर से वो कार्बन हो जाएगा। अगला समस्थानिक में और ले लूं 6 परमाणु क्रमांक वाला, वो कार्बन हो जाएगा। मतलब समस्थानिक एक ही तत्व के अलग अलग रूप होते हैं, ठीक है, जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं। जबकि संभारिक में ये समझ में आता है कि ये भाई बिल्कुल क्या होते हैं? अलग अलग तत्व होते हैं। परमाणु क्रमांक भिन्न करोगे तो तत्व तो बदल जाएंगे ना।
परमाणु क्रमांक 18 करोगे तो वो आर्गन होगा, परमाणु क्रमांक 19 करोगे तो वो पोटेशियम होगा, परमाणु क्रमांक 20 करोगे तो वो आपका कैल्शियम होगा। आप परमाणु क्रमांक बदले मतलब तत्व बदल ही जाएगा। ये एक कंक्लूजन समझ में आया कि ये एक ही प्रकार के तत्व के अलग अलग रूप होते हैं, ये अलग अलग ही तत्व होते हैं। अब ये बनते कैसे हैं, किनकी संख्या में परिवर्तन से ये बनते हैं? हम बात करते हैं पहले समस्थानिक के बारे में कि ये कैसे बनते हैं। तो समस्थानिक एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो समस्थानिक का जो निर्माण होता है ये न्यूट्रॉनों की संख्या में परिवर्तन से होता है। समस्थानिक का निर्माण न्यूट्रॉनों की संख्या में परिवर्तन से होता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि समस्थानिक में परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होना है। परमाणु द्रव्यमान मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। परमाणु क्रमांक मतलब होता है केवल नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये तो बदलना है नहीं, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, लेकिन बदला है क्या? परमाणु द्रव्यमान, जो कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है। अब इसको हम निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए परमाणु क्रमांक 1 मतलब यहाँ पे क्या है आपका? एक ही प्रोटॉन है। इसका परमाणु द्रव्यमान भी एक है, मतलब यहाँ पे एक प्रोटॉन है प्लस न्यूट्रॉन 0 है, एक भी न्यूट्रॉन नहीं है। तब तो 1 और 0 को मिला करके 1 आया। यहाँ पे न्यूट्रॉन क्या है? 0। दूसरा को देख लो, दूसरा में आपका इसका भी परमाणु क्रमांक 1 है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान 2 है, मतलब यहाँ पे एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। तभी तो 1 और 1 मिलाकर कितना हुआ? 2 हुआ। तीसरे को देख लो, नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे परमाणु क्रमांक 1 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया 1, लेकिन परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो प्रोटॉन की संख्या यहाँ पे है 1 और प्लस न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पे कितना है आपका? 2। तभी तो 1 प्लस 2 करके कितना हुआ आपका? 3 हुआ। समझ पा रहे हैं जो मैं बोलना चाह रहा हूँ? तीनों में देखो, यहाँ पे न्यूट्रॉन 0, यहाँ पे न्यूट्रॉन 1, यहाँ पे न्यूट्रॉन 2। न्यूट्रॉन की संख्या बदल रही है, प्रोटॉन की संख्या वही है। तो एक्चुअल में समस्थानिकों का जो निर्माण होता है वो न्यूट्रॉन की संख्या में परिवर्तन से होता है। न्यूट्रॉन की संख्या बदलती है तो परमाणु क्रमांक तो सेम रहता है, क्योंकि प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या बदलने के चलते परमाणु द्रव्यमान में अंतर आ जाता है और तभी समस्थानिक का क्या होता है? निर्माण होता है। जबकि अगर हम संभारिक की बात करें तो संभारिक में जो है आपका इसका निर्माण प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन दोनों की संख्या में परिवर्तन से होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या में परिवर्तन से इसका निर्माण होता है। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इसका भी एनालिसिस कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। कैल्शियम ऊपर से देखते आते हैं, ठीक है? ये वाला हिस्सा मैं मिटा दे रहा हूं अभी। ये देखो आर्गन का देखते हैं। आर्गन में नीचे 18 लिखा हुआ है, परमाणु क्रमांक 18 है, मतलब ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है। ऊपर में क्या है? 40 लिखा हुआ है, मतलब ये नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, कितना कितना होगा ये बताओ? ठीक है, अब प्रोटॉन तो 18 है तो 18 तो रहेगा ही, प्लस, ठीक है, अब इसमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है तो आप क्या करोगे? 40 में माइनस करोगे 18 का, 8 में 8 गया 0। ठीक है, सॉरी 40 में ना, 40 में माइनस करो किसका? आपका 18 का, तो 10 में 8 गया 2 और यहाँ पे बच गया 3, 3 में गया 2। ठीक है, तो 18 प्लस 22 आ गया, यहाँ पे आएगा ना? समझ पा रहे हो ना आप? ठीक है, मतलब टोटल जो आपका द्रव्यमान है उसमें माइनस कर दो आप प्रोटॉनों की संख्या को, तब निकल जाएगा क्या? आपका न्यूट्रॉन। ठीक है, तो 18 प्लस 22 मिलाकर कितना हुआ आपका? 40। मतलब यहाँ पे प्रोटॉन 18 है, न्यूट्रॉन 22 है। पोटेशियम का देख लो, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है आपका? 19 है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 19 यहाँ पे प्रोटॉन है, प्लस कितना हो जाएगा? 21 यहाँ पे न्यूट्रॉन है, तभी तो 19 और 21 मिलाकर के क्या हो जाएगा? 40। कैल्शियम का देखोगे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? 20। तो यहाँ पे 20 जो है वो आपका क्या हो जाएगा? प्रोटॉन हो जाएगा, और 20 यहाँ पे क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो 20 और 20 40। देखो आर्गन में नंबर ऑफ प्रोटॉन 18 है, नंबर ऑफ
आपका पोटेशियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन 19 है, कैल्शियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन 20 है, मतलब प्रोटॉन की संख्या में परिवर्तन आ रहा है इसमें। न्यूट्रॉन भी अलग अलग है, आर्गन में न्यूट्रॉनों की संख्या 20 है, पोटेशियम में न्यूट्रॉनों की संख्या 21 है, कैल्शियम में न्यूट्रॉनों की संख्या 20 है। 20, 21, 22 अलग अलग, इसीलिए मैंने कहा संभारिक का निर्माण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या में परिवर्तन से होता है, जबकि समस्थानिक का निर्माण केवल न्यूट्रॉनों की संख्या में परिवर्तन से होता है। तो कैसा भी डीप क्वेश्चन पूछे समभारिक समस्थानिक से आप आसानी से बना लोगे। तो अभी तक मैंने जितनी बातें बताई उसको स्लाइड से जो है रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद जो है हम आपका आगे बढ़ेंगे। समस्थानिक या आइसोटोप क्या होता है? ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए वही प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम का मैंने एग्जांपल यहाँ पे रख दिया है, आप पीडीएफ में उसको पढ़िएगा, ठीक है। समभारिक आइसोबार्स क्या होते हैं? ऐसे तत्व जिनका परमाणु द्रव्यमान तो समान होता है लेकिन परमाणु क्रमांक जो है वो आपका भिन्न होता है। उदाहरण के लिए वही जो मैंने आपका भी दिया था, वही आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे रख दिया है। यहाँ पे डिटेल जो एनालिसिस मैंने दिया है वो तो नहीं है, लेकिन अगर अभी आप समझ पाए होंगे तो इस पीडीएफ को जब आप रिविजन करेंगे तो वो चीजें आपके सामने जो है वो ध्यान आकर्षित जो है वो हो जाएंगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ करके अब हम समझते हैं कि भाई नाभिकीय संलयन क्या होता है, नाभिकीय विखंडन क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर, नाभिकीय संयंत्र वगैरह जो है वो आपके क्या होते हैं। तो नाभिकीय संलयन क्या होता है थोड़ा मैं समझा दूं, ठीक। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या बोलते हैं इसको? इसको कहते हैं नाभिकीय, मतलब क्या हो गया न्यूक्लियर, संलयन का मतलब होता है फ्यूजन। अब देखो संलयन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बेटा? संलयन का शाब्दिक अर्थ संलयित होना, मतलब जुड़ना, ठीक है, या मिलना। संलयित होना मतलब जुड़ना या मिलना। तो इस प्रक्रिया में क्या होती है कि दो या दो से अधिक हल्के नाभिक मिलकर के, एक हल्का नाभिक प्लस दूसरा हल्का नाभिक, ठीक है, दो से अधिक भी हो सकते हैं, फिलहाल हम दो लेकर के चलते हैं। तो दो या दो से अधिक हल्के नाभिक मिल करके एक भारी नाभिक का क्या करते हैं, आपका निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में जो है अत्यधिक मात्रा में क्या मुक्त होती है, ऊर्जा, बहुत अधिक मात्रा में, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, सूर्य की ऊर्जा के बराबर, ठीक है। अब सर ये हल्का नाभिक मतलब क्या होता है, भारी नाभिक मतलब क्या होता है? तो पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा, पीरियोडिक टेबल की शुरुआत होती है हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक भी एक होता है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान भी एक होता है। क्योंकि हाइड्रोजन का मतलब क्या है, हाइड्रोजन एक्चुअल में ऐसा है, बस एक प्रोटॉन उसमें है, वही है हाइड्रोजन। तो एक प्रोटॉन है, उसमें न्यूट्रॉन भी नहीं है, इसीलिए उसका परमाणु क्रमांक है एक। नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है ना परमाणु क्रमांक, और जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो भाई इसके पास तो न्यूट्रॉन है ही नहीं, हाइड्रोजन के पास केवल प्रोटॉन है, तो एक प्लस न्यूट्रॉन है ही नहीं, तो ये हो जाता है जीरो। तो इसका परमाणु द्रव्यमान भी क्या होता है, एक होता है। इसीलिए हाइड्रोजन को प्रकृति का सबसे हल्का तत्व, हल्की गैस कहा जाता है। जैसे जैसे आप पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे परमाणु क्रमांक बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे परमाणु द्रव्यमान बढ़ते जाएगा। तो जिसका परमाणु द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा वो उतना भारी नाभिक कहलाएगा, क्योंकि उसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी, वो ज्यादा भारी नाभिक कहलाएगा। जिसके में कम होगा वो हल्का नाभिक कहलाएगा। तो सबसे हल्का नाभिक किसका होता है, हाइड्रोजन का, ठीक है। तो जब दो हल्के नाभिक मिलकर के एक भारी नाभिक बनाते हैं तो अत्यधिक मात्रा में क्या मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का एक हल्का नाभिक प्लस हाइड्रोजन का एक और हल्का नाभिक
मिल करके हीलियम का एक भारी नाभिक बनाते हैं और अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इसी प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहा जाता है। अभी मैं समीकरण के माध्यम से भी आपको समझाऊंगा। फिलहाल मैं सरल भाषा में आपको बताया कि संलयन का मतलब होता है जुड़ना। दो हल्के नाभिक मिल करके, जाहिर सी बात है दो हल्के नाभिक मिलेंगे तो उनकी तुलना में भारी ही बनेगा ना। अब हीलियम भी बहुत बड़ा भारी नाभिक नहीं है, लेकिन इनकी तुलना में तो है। तो जब हल्के नाभिकों को मिलाया जाता है और जब भारी नाभिक आपका बनाया जाता है, तो ये जो संलयन की प्रक्रिया होती है, नाभिकों की जो संलयन की प्रक्रिया होती है, उसी को नाभिकीय संलयन कहते हैं। इस प्रक्रिया को करने के लिए अत्यधिक ताप चाहिए। इस प्रक्रिया को करने के लिए अत्यधिक ताप और दाब चाहिए। लेकिन ये प्रक्रिया जब हो जाएगी तो एक धमाका होगा, एक विस्फोट होगा, ऊर्जा का विस्फोट होगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एक्चुअल में हमारा जो सन है, हमारा जो सूर्य है, उसकी ऊर्जा का कारण आपका नाभिकीय संलयन ही है। सूर्य में हाइड्रोजन के हल्के नाभिक मिल करके हीलियम का भारी नाभिक बनाते हैं। न्यूट्रॉन भी आपका एक मुक्त होता है, प्लस ढेर सारी मात्रा में आपका ऊर्जा भी मुक्त होती है। अब इसको मैं आपको डिटेल से समझा रहा हूँ। देखिए, चित्र के माध्यम से आपको बताऊंगा। नाभिकीय संलयन मतलब क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। दो या दो से अधिक हल्के नाभिक मिल करके एक भारी नाभिक जो है वो आपका बनाते हैं। जैसे चित्र में आप देखिए, चित्र में जो है वो मैंने आपका यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, ये चित्र भी हो सकता है आपको समझ में ना आए, पहले समीकरण से मैं आपको समझा दूं फिर चित्र में आऊंगा। तो अभी मैंने बताया कि इस प्रक्रिया में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। एग्जाम्पल के रूप में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आपका सूर्य। सूर्य की ऊर्जा इसी प्रकार की जो है वो आपका ऊर्जा होती है। साथ ही मैंने लिखा हुआ है हाइड्रोजन बम। ठीक है, आपने नॉर्मली परमाणु बम सुना होगा, जो कि जिसकी खोज जो है वो मानव सभ्यता के द्वारा कर ली गई है। बट वो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित जो बम है वो हाइड्रोजन बम है। कुछ देश बोलते हैं, ठीक है, कि हमने बना लिया है, लेकिन हाइड्रोजन बम बनाना मतलब आपने सूर्य का निर्माण कर लिया। ये अभी भी कल्पना है। हो सकता है कल के दिन में मानव के द्वारा हाइड्रोजन बम बना लिया जाए, मतलब सृष्टि का विनाश उन्होंने जो है वो आपका बना लिया। ठीक है, तो हाइड्रोजन बम या फिर आपका जो सूर्य का जो आपका ऊर्जा का जो मेन आपका सिद्धांत है वो किसके ऊपर बेस्ड है, आपका नाभिकीय संलयन के ऊपर। तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया को समझने के लिए हम सूर्य का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसके लिए हमको हाइड्रोजन के जो है समस्थानिक उनको समझना पड़ेगा। मैंने इसी क्लास में आपको हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों से जो है वो आपका परिचय कराया था। हो सकता है नीचे वाला आपको ना दिख रहा हो, कट गया हो। ठीक है, 1H1, 1H2 और 1H3। 1H1 को कहते हैं प्रोटियम, 1H2 को कहते हैं ड्यूटीरियम और 1H3, नीचे में 1H3 है, आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं लिख देता हूँ। यहाँ नीचे में क्या है आपका 1H3। चलो, अभी अभी तो बताया था, समझ गए होगे आप। तो इसमें से जो ड्यूटीरियम है और जो आपका ट्राइटियम है, कहने का मतलब कौन कौन सा, इसमें से जो 1H2 है, जो 1H2 है मतलब ड्यूटीरियम, और जो 1H3 है मतलब ट्राइटियम, ये दोनों हल्के नाभिकों को लिया जाता है। ये हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। सिंपल हाइड्रोजन 1H1 को न लेकर के जो हाइड्रोजन के दो समस्थानिक हैं, ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम और प्रोटियम, सॉरी ट्राइटियम, प्रोटियम तो 1H1 हो गया, ट्राइटियम को, ये दोनों हल्के नाभिकों को जब अत्यधिक ताप और दाब के साथ आपस में मिलाया जाता है तो हीलियम का एक भारी नाभिक का निर्माण होता है। ठीक है, और अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, 3.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे एक प्रोटॉन है, यहाँ पे एक प्रोटॉन है, दोनों मिलकर के हो गए 2 प्रोटॉन। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 का मतलब क्या है, 1 + 1 है, मतलब एक यहाँ पे क्या है,
प्रोटॉन है और एक यहाँ पे क्या है, न्यूट्रॉन है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे इसका मतलब है 1+2, मतलब यहाँ पे एक प्रोटॉन है और 2 क्या है, न्यूट्रॉन है। तो टोटल दोनों को मिलाओगे तो 2 और आपका 3 न्यूट्रॉन हो जाते हैं। और परमाणु द्रव्यमान देखोगे तो 3 और 2 5 होता है, लेकिन यहाँ पे है आपका 4, मतलब एक न्यूट्रॉन बच रहा है। ये एक न्यूट्रॉन मुक्त होता है, इससे और ज्यादा मात्रा में जो है एनर्जी जो है वो आपका जनरेट होता है। लगभग इससे 14.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो आपका जनरेट होती है। अत्यधिक मात्रा में क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। यही सूर्य के ऊर्जा का स्रोत है, यही हाइड्रोजन बम का सिद्धांत है। तो हाइड्रोजन के दो समस्थानिक ड्यूटेरियम और जब ट्राइटियम मिलते हैं तो हीलियम का जो है आपका एक भारी नाभिक बनाते हैं, प्लस एक न्यूट्रॉन मुक्त होता है। तो इसमें जो है आपका दोनों मिलाकर के लगभग 17.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा जो है वो आपका मुक्त होती है। चित्र के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पे 2H मतलब ये 1H2 है, ये ड्यूटेरियम है, एक प्रोटॉन है। ठीक है, माफ कीजिएगा, एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। ठीक है, एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है। और जो ट्राइटियम है 1H3, इसमें एक प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। इन दोनों का जब हम संलयन कराते हैं तो हीलियम बनता है, 2He4 बनता है, 3.5 मेगा इलेक्ट्रॉन ऊर्जा मुक्त होती है। तो 2He4 का मतलब क्या है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। अब देखो यहाँ पे 2 और 1 3 न्यूट्रॉन थे, तो एक न्यूट्रॉन अलग हो गया, और ये न्यूट्रॉन जो अलग हुआ इससे 14.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा जो है वो आपका मुक्त होती है। ठीक है, तो ये होता है आपका नाभिकीय संलयन। अब हम इसको आपके सामने एक बार रख देते हैं। जो समीकरण मैंने आपका बताया वो समीकरण जो है आपको पीडीएफ के रूप में ये आपका मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला संकल्पना को देखते हैं, जो कि है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन मतलब क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन होता है। ठीक है, विखंडन का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको संलयन समझाया वैसे आपको विखंडन को समझना है कि विखंडन का मतलब होता है टूटना। टूटना, तो विखंडन में क्या होगा, जस्ट उल्टा होगा संलयन का। इसमें एक जो भारी नाभिक होगा, एक जो भारी नाभिक होगा वो हल्के नाभिकों में टूटता है। भारी नाभिक टूट करके क्या बनाता है, हल्का नाभिक बनाता है। और इस प्रक्रिया में भी अत्यधिक मात्रा में क्या मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, लेकिन संलयन की तुलना में अपेक्षाकृत कम। नाभिकीय संलयन में ज्यादा ऊर्जा मुक्त होती है ना, और जबकि नाभिकीय विखंडन में उसकी तुलना में कम होते हैं, फिर भी इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा जो है इसमें भी जो है वो आपका निकलती है। तो ये टूटता है, भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में जो टूटता है उसी को कहते हैं क्या, आपका नाभिकीय विखंडन। ठीक है, अब सबसे भारी नाभिक यूरेनियम थोरियम इनका रहता है। तो जनरली यूरेनियम का जो है वो आपका प्रयोग करते हैं। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक 92 होता है, यूरेनियम का परमाणु द्रव्यमान 235 होता है, 237 भी होता है, अलग अलग समस्थानिक है। नॉर्मली जो है इसकी को यूज करते हैं। तो ये जो आपका यूरेनियम होता है ये एक भारी नाभिक है, देखो 92 इसका परमाणु क्रमांक है, 235 इसका परमाणु द्रव्यमान है, मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो है वो आपका बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इस यूरेनियम के भारी नाभिक को जब हम आपका इसमें न्यूट्रॉन की बमबारी कराते हैं, आगे मैं इस कंसेप्ट को आपको बताऊंगा, जब इसमें हम न्यूट्रॉन हिट करते हैं तो ये जो है आपका दो हल्के नाभिकों में जो है वो आपका टूट जाता है। ठीक है, एक 56 परमाणु क्रमांक का जो है वो आपका नाभिक बनता है, और एक 36 परमाणु क्रमांक का जो आपका नाभिक बनता है। 36 होता है क्रिप्टॉन का, 56 होता है आपका बेरियम का। ठीक है, तो बेरियम एक बन जाता है, क्रिप्टॉन बन जाता है, प्लस 3 न्यूट्रॉन जो है वो आपके मुक्त होते हैं, और अत्यधिक मात्रा में एनर्जी जो है वो आपका मुक्त होती है। ठीक है,
बेरियम का परमाणु क्रमांक यहाँ पे हो जाता है 139, और जो आपका क्रिप्टान है इसका परमाणु क्रमांक हो जाता है 94। तो अभी तो इसको छोड़ो, ये बस याद रखना है कि यूरेनियम का एक भारी नाभिक जो है बेरियम और क्रिप्टान में टूटता है, 3 न्यूट्रॉन अलग निकलते हैं और ढेर सारी मात्रा में जो है वो आपका एनर्जी जो है इसमें आपका रिलीज होती है। अब इसको एग्जैक्ट समीकरण के थ्रू जो है हम देखते हैं। देखिए, एक भारी नाभिक जब दो हल्के नाभिकों में टूटता है उसको नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इस क्रिया में अत्यधिक मात्रा में जो है वो आपका ऊर्जा मुक्त होती है। ये समीकरण मैंने आपके सामने रख दिया है ना। यूरेनियम 92 U235, इसमें जब एक न्यूट्रॉन की बमबारी कराते हैं तो बेरियम और क्रिप्टान में ये स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है। 56 बेरियम 139 प्लस 36 क्रिप्टान 94 प्लस 3 न्यूट्रॉन जो है वो आपका निकलता है, ढेर सारी मात्रा में एनर्जी जो है वो आपका जनरेट होती है। तो देखो क्या है, ये एक प्रकार का चेन रिएक्शन बन जाता है। आप इस इमेज को जो है ध्यान से देखिएगा, इस इमेज से आपको समझना है। यहाँ पे देखो ये यूरेनियम है, ये क्या है आपका यूरेनियम, मैं लाल कलर में ले रहा हूँ। ये है यूरेनियम। एक यूरेनियम को एक न्यूट्रॉन क्या किया, हिट किया। तो जब यूरेनियम को एक न्यूट्रॉन हिट किया तो ये देखो एक बेरियम बना, एक क्रिप्टॉन बना, ठीक है। और 3 न्यूट्रॉन निकले, ये देखो 3 न्यूट्रॉन। अब ये 3 न्यूट्रॉन फिर से यूरेनियम को हिट करेंगे। 3 अलग अलग यूरेनियम नहीं चाहिए ना, उसी यूरेनियम को फिर ये हिट करेंगे। तो ये न्यूट्रॉन फिर से यूरेनियम को हिट करेंगे, ये न्यूट्रॉन फिर से यूरेनियम को हिट करेगा, ये न्यूट्रॉन दोबारा फिर यूरेनियम को हिट करेगा। वही न्यूट्रॉन, जो 3 न्यूट्रॉन निकले हैं वो, पहले एक न्यूट्रॉन हिट किया, उससे 3 न्यूट्रॉन बन गए और ये स्प्लिट हो गया बेरियम और क्रिप्टान में। अब ये न्यूट्रॉन फिर से इसको हिट करेंगे, लेकिन अब इसी में मैं बताऊंगा तो हौच पौच हो जाएगा, इसीलिए आपके चित्रों में ऐसा दिखाया जाता है। अब 3 फिर से यूरेनियम नहीं लेते, उसी को हिट करता है वो, ठीक है। अब फिर से यूरेनियम हिट होगा, फिर से बेरियम बनेगा, फिर से क्रिप्टान बनेगा, फिर न्यूट्रॉन एक 3 न्यूट्रॉन निकल जाएंगे, इसमें भी सेम बेरियम बनेगा, क्रिप्टान बनेगा और 3 न्यूट्रॉन निकल जाएंगे, इसमें भी बेरियम बना, क्रिप्टॉन बना, 3 न्यूट्रॉन निकल जाएंगे। अब 3 3 6 3 9 न्यूट्रॉन हो गए। ये 9 न्यूट्रॉन फिर से यूरेनियम को हिट करेंगे, फिर ये आगे और बढ़ता जाएगा। शुरू हुआ ऐसे, फिर धीरे 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 यह एक चैन रिएक्शन का रूप ले लेता है, ठीक है। कैसा रिएक्शन बन जाता है आपका, चैन रिएक्शन। इसको कहते हैं श्रृंखला अभिक्रिया। क्या अभिक्रिया कहलाती है, श्रृंखला अभिक्रिया। एक चैन रिएक्शन जो है वो आपका बन जाता है, ठीक है। एक बार चालू होता है तो ये रुकने का नाम नहीं लेता, लेकिन इसको रोका जा सकता है, ठीक है। इसीलिए जो आपका ये चेन रिएक्शन श्रृंखला अभिक्रिया होता है नाभिकीय विखंडन का, ये 2 प्रकार का होता है। पहला होता है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और दूसरा होता है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, ठीक है। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का ही एग्जाम्पल है आपका परमाणु बम, एटम बम। दीपावली में फोड़ते हो वो वाला एटम बम नहीं, वो एटम बम, वो परमाणु बम जो अमेरिका ने जो है आपका जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में गिराया था, ठीक है। तो आप कितने दायरे में ये फैलेगा इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं, ज्यादा दायरे में ये फैल जाता है। एक बार परमाणु बम गिरा तो उसको रोकना क्या होता है, मुश्किल होता है। जब तक न्यूट्रॉन रहेगा वो यूरेनियम को हिट करते रहेगा, जब तक यूरेनियम फ्यूल के रूप में बचा रहेगा, हिट होते रहेगा, और वो धमाका बहुत आपका कई 100 हजार किलोमीटर के दायरे में जो है वो आपका फैल जाएगा। ये तभी रुकेगा जब यूरेनियम ही खत्म हो जाए या फिर न्यूट्रॉन ही खत्म हो जाए, ठीक है। तो नियंत्रित ढंग से जो किया जाता है उसको नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण है जितने भी हमारे वर्तमान के नाभिकीय रिएक्टर हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, नाभिकीय संयंत्र हैं, जिसका यूज हम जनरली जो है वो फ्यूल के रूप में करते हैं, विद्युत उत्पादन के लिए करते हैं। तो ये न्यूक्लियर जो रिएक्टर होते हैं उनमें एक्चुअल में
परमाणु बम ही विस्फोट करते हैं हम, ठीक है, लेकिन नियंत्रित ढंग से, एक मोटे चेंबर के भीतर, कंक्रीट के चेंबर के भीतर नियंत्रित तरीके से करती हैं, तो वो न्यूक्लियर रिएक्टर कहलाता है, ठीक है। उसको हम एज अ ईंधन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। इसी प्रकार के छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर आजकल के सबमरीन में होते हैं, पनडुब्बी में होते हैं। उनको डीजल वगैरह भरवाने के लिए बाहर सतह पे आना नहीं पड़ता है। पहले जमाने के जो सबमरीन पनडुब्बी होते थे वो डीजल इंजन वाले होते थे। उनका डीजल खत्म होने के बाद उनको तट पर आना पड़ता था डीजल फ्यूल भरवाने के लिए। लेकिन आजकल के जो आपके पनडुब्बी सबमरीन होते हैं उनके भीतर ही न्यूक्लियर रिएक्टर होता है और वहीं से एनर्जी जो है वो आपका जनरेट की जाती है, ठीक है। तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उसमें भी नाभिकीय विखंडन या परमाणु बम जैसे विस्फोट होता है, लेकिन नियंत्रक तरीके से होता है। कंट्रोलिंग रॉड्स होते हैं, वहां पे मॉडरेटर होता है, मतलब मंदक होता है, शीतलक होता है, नियंत्रक छड़ें होती हैं, जिसके माध्यम से नियंत्रित तरीके से उस रिएक्टर के भीतर, उस चेंबर के भीतर आपका यूरेनियम में न्यूट्रॉन हिट कराते हैं। बम वहां पे विस्फोट होता है, उसको कंट्रोल भी किया जाता है और अंतिम में वहां से न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो न्यूट्रॉन रहेगा ही नहीं तो यूरेनियम को हिट कैसे करेगा, और वहां पे वो नाभिकीय विखंडन का जो चैन रिएक्शन है वो रोक दिया जाता है। तो नियंत्रित है, इसीलिए वो नियंत्रित क्या कहलाता है, श्रृंखला अभिक्रिया जो है वो आपका कहलाता है, ठीक है। तो अभी तक मैंने जितनी बातें बताई उसको देख लीजिए। उसके बाद हमको पढ़ना है न्यूक्लियर रिएक्टर। तो ये जो चेन रिएक्शन होता है मैंने बताया दो प्रकार का होता है। अनियंत्रित, इसका एग्जांपल है परमाणु बम। नियंत्रित का एग्जांपल है न्यूक्लियर रिएक्टर, जिसका उपयोग एक फ्यूल के रूप में वर्तमान में विद्युत उत्पादन में किया जाता है। तो अब हम देख लेते हैं किसके बारे में, न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में। तो स्क्रीन पे जो मैंने चित्र आपके सामने रखा है ये वर्तमान समय के मॉडर्न जो है वो आपका न्यूक्लियर रिएक्टर है, ठीक है। अभी जो मॉडर्न न्यूक्लियर रिएक्टर है हो सकता है चित्र के माध्यम से या पीडीएफ के माध्यम से आप ना समझ पाओ। ट्रेडिशनल तरीके से जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो पुस्तकों में है, वो पहले मैं आपको समझा देता हूँ। उसके बाद ये वर्तमान का जो मॉडर्न न्यूक्लियर रिएक्टर है उसको भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। चाहे इसको समझो चाहे ट्रेडिशनल वाले को समझो, प्रश्न आपसे बन ही जाएगा जो जो पूछता है न्यूक्लियर रिएक्टर को लेकर के। तो ये ट्रेडिशनल चित्र मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये देखिए, ये पुस्तकों में आपने ऐसा ही देखा होगा। चलिए इसमें क्या 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 चीजें हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। सबसे पहले तो एक नाभिकीय संयंत्र में, एक न्यूक्लियर रिएक्टर में हमको एक्चुअल में क्या करना है बेटा, परमाणु बम ही विस्फोट करना है। और वो परमाणु बम विस्फोट करने के लिए या नाभिकीय विखंडन कराने के लिए हमको एक भारी नाभिक चाहिए, मतलब क्या चाहिए, ईंधन चाहिए। तो ये जो रॉड आप देख पा रहे हो, देखते हुए चलना, ठीक है। ये जो रॉड आप देख पा रहे हो ना, यहाँ पे एक रॉड दिख रहा है, यहाँ पे एक रॉड दिख रहा है, यहाँ पे रॉड दिख रहा है, यही एक्चुअल में भारी नाभिक है, ये फ्यूल है। और फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में किसको लिया जाता है, इसको हम नाभिकीय रिएक्टर का ईंधन कह सकते हैं ना भाई। तो ईंधन के रूप में या तो यूरेनियम को लेते हैं, ठीक है, थोरियम का भी जो है वो आपका प्रयोग में जो है आपका लाया जाता है। तो यूरेनियम और थोरियम फ्यूल के रूप में यहाँ पे ले जाते हैं। फ्यूल जो है हमने आपका ले लिया, बस इसको अब ठोकना बचा है। ठोकना मतलब न्यूट्रॉन की बमबारी कराएंगे, विस्फोट चालू हो जाएगा। लेकिन उस विस्फोट को नियंत्रित करने के लिए एक सुरक्षा आवरण होता है, ये देखो, ये मोटी कंक्रीट की बनी हुई जो है वो आपका एक दीवार होती है, एक रक्षा कवच होता है, इसको परिरक्षक कहा जाता है। और ये जो परिरक्षक होता है जनरली ये कंक्रीट सीमेंट से बना हुआ एक मोटा कई तह वाला क्या होता है आपका चेंबर होता है। इससे रेडिएशन बाहर जो है वो आपका नहीं जाता। अब ऐसा नहीं है कि ये चेंबर इस परमाणु बम विस्फोट को रोक सकता है, ये नियंत्रित नहीं किया गया या रोका नहीं गया तो ये फट जाएगा, ठीक है। लेकिन ये है कि यहाँ पे अगर विस्फोट हो रहा है तो इसके भीतर का रेडिएशन जो है वो आपका बाहर नहीं जाता। न्यूज वगैरह में आपने सुना होगा ना, जापान में जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्टर हैं तो वहां पे भूकंप सुनामी वगैरह आता है तो न्यूक्लियर रिएक्टर डैमेज हो जाते हैं, जिससे रेडिएशन फैल जाता है। अब ये टूट जाएगा तो इसके भीतर का रेडिएशन तो बाहर निकलेगा ही ना, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक चेंबर रहता है, ठीक। फ्यूल समझ गए, चेंबर समझ गए, ठीक। अब देखिए इसमें जो है
जो रेड रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में रेड कलर होता नहीं है ये, ऐसा केवल आपको डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने दिखाया है। जो रेड रेड कलर को जो है आपका दिखाई दे रहा है, ये होते हैं बेटा मंदक, मॉडरेटर कहा जाता है इसको। मंदक का काम होता है कि अगर विस्फोट हुआ इसके अंदर और ये बहुत तेजी से फैल रहा है तो उसको धीमा करने के लिए, जैसे आपका ब्रेक होता है ना, एक्सलेरेटर और ब्रेक ब्रेक होता है, वैसे ये काम करता है। ठीक है, अगर हम इनके बीच डिस्टेंस बढ़ा दें तो विस्फोट बढ़ जाता है, अगर इनके बीच हम डिस्टेंस कम कर दें तो विस्फोट धीमा हो जाता है। तो ये जो मॉडरेटर होते हैं, ये विस्फोट की गति को नियंत्रित करने के लिए, उनको धीमा करने के लिए, उनको मंद करने के लिए यूज होते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मंदक कहा जाता है। तो मंदक के रूप में ग्रेफाइट की छड़ों का प्रयोग करते हैं। मंदक के रूप में किसकी छड़ें होती हैं, ग्रेफाइट की छड़ें। डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती हैं ये। मंदक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, ग्रेफाइट की छड़ों का जो है वो आपका प्रयोग जो है वो आपका किया जाता है। ठीक है, अब देखो क्या हुआ। चलो अब हम यहाँ पे परमाणु बम विस्फोट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, नाभिकीय विखंडन स्टार्ट हुआ। यहाँ पे जो है आपका संयंत्र में जो है आपका परमाणु बम समझ लो फूट रहा है बहुत तेजी से, मतलब ये हीट होगा, विस्फोट हो रहा है तो हीट होगा। अब इस हीट का उपयोग जो है किया जाएगा किसको उबालने में, पानी को उबालने में। ठीक है, ये हीट जो है इधर से जाकर के यहाँ पे देखो पानी भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी कूलेंट डला हुआ है। अब ये पानी जो है ये क्या होगा, आपका गर्म होगा, और गर्म हो करके उबलेगा, उबल करके क्या बनेगा, वाष्प बनेगा, भाप बनेगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, और ये इतनी तेज गति से निकलेगा कि इस वाष्प या भाप को टरबाइन के ब्लेड पर मारा जाता है। टरबाइन के ब्लेड पर इसको हम थ्रो करते हैं, इससे टरबाइन घूमने लगता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जिसको स्टोर करके जो है वो आपका रखा जाता है। ठीक है, एक्चुअल में विद्युत निर्माण का सिद्धांत टरबाइन को घुमाना ही है। आप टरबाइन को किस विधि से घुमा रहे हैं वो उस आपका तरीके का पावर प्रोजेक्ट कहलाएगा। जैसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होते हैं, जल विद्युत जो आपके संयंत्र होते हैं, उसमें ऊंचाई से पानी को गिराते हैं और वो पानी टरबाइन के ब्लेड पर पड़ता है, टरबाइन घूमने लगता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। पवन चक्की, हवा पवन चक्की को घुमाती है, उस पवन चक्की से एक सॉफ्ट जुड़ा रहता है, मतलब फीता लगा रहता है ये मान लो, और वो पवन चक्की जब घूमती है तो वो टरबाइन को घुमाती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। थर्मल पावर जो प्लांट होते हैं उसमें कोयला जलाते हैं, कोयला जला करके पानी को वही गर्म करते हैं, उससे वाष्प निकलता है, उसी वाष्प को थ्रो करते हैं टरबाइन के ब्लेड पे, और उससे फिर आपका टरबाइन घूमता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। यहाँ पर भी स्टीम या वाष्प को टरबाइन के ब्लेड पे थ्रो किया जा रहा है और इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। तो थर्मल पावर प्लांट जो ताप विद्युत संयंत्र रहते हैं उसी प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है, लेकिन इसमें पानी को गर्म या वाष्प का निर्माण कोयला जला करके नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे परमाणु बम विस्फोट करके कर रहे हैं, नाभिकीय विखंडन करके कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वही वाष्प निकालेंगे, टरबाइन को घुमाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। अब ये पानी भी इतना उबलेगा, इसको ठंडा करने के लिए कूलेंट चाहिए, इसको ठंडा करने के लिए क्या चाहिए, शीतलक चाहिए, कूलेंट चाहिए। कूलेंट के रूप में D2O, ड्यूटीरियम ऑक्साइड या भारी जल का प्रयोग किया जाता है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, हालांकि वर्तमान में ये प्रचलन से बाहर हो गए हैं, लेकिन एग्जाम से बाहर नहीं हुए हैं। तो कूलेंट या शीतलक के रूप में D2O, ड्यूटीरियम ऑक्साइड या भारी जल का जो है वो प्रयोग करते हैं। तो हमारा जो एम है, उद्देश्य है, वो पूरा हो गया, वाष्प बन रहा है। अब हमको बंद करना है, जितना हमने को हीट जनरेट करना था, वाष्प बनाना था, बना लिया। बड़ी बड़ी चिमनियां लगे रहती हैं जिसमें जो है कूलेंट ठंडा करके बाहर से धुआं जो है वो निकलते रहता है। अब इस प्रक्रिया को बंद करना है, इस प्रक्रिया को बंद करने के लिए इसके भीतर जो न्यूट्रॉन है उसको हमको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। इसके लिए कंट्रोलिंग रॉड्स होते हैं, इसके लिए नियंत्रक छड़ें होती हैं। कौन सी छड़ें होती हैं भाई, इसके लिए नियंत्रक छड़ें, कंट्रोलिंग रॉड्स होती हैं, नियंत्रक छड़ें। यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ना, ये जो फ्यूल के बीच में है, ये नियंत्रक छड़ें हैं,
नियंत्रक छड़ें बोरॉन और कैडमियम की बनी होती हैं। किसकी बनी होती हैं? बोरॉन और कैडमियम की। ये क्वेश्चन भी पूछा है, कंफ्यूज मत होना। मंदक में ग्रेफाइट की छड़ें होती हैं, जबकि कंट्रोलिंग रॉड्स में नियंत्रक छड़ों में बोरॉन और कैडमियम की छड़ें होती हैं। ये छड़ें ऊपर रहती हैं जब इस नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया को बंद करना रहता है। ठीक है, इसको परमाणु बम विस्फोट को रोकना रहता है, तो इस कंट्रोलिंग रॉड्स को नीचे गिरा देते हैं। तो जब ये कंट्रोलिंग रॉड्स नीचे गिरती हैं तो ये भीतर चैम्बर के जो न्यूट्रॉन है उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। न्यूट्रॉन खत्म तो कौन हीट करेगा? तो परमाणु विखंडन या परमाणु बम का जो विस्फोट है, जो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया है, वो रुक जाती है। तो इसी सिद्धांत पे हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो आपका काम करता है। अभी जो मैंने चीजें आपको नामांकित की थी वो इस प्रकार से आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगी। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए प्रोसेस फिर से बता दे रहा हूँ। आपकी स्क्रीन के नीचे जो फ्री ऑनलाइन कोर्स वाला नंबर है 9691192359, वहां पे आप मैसेज कीजिए। वहां पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा व्हाट्सअप करने पर, और उससे जुड़ने के बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, एक और जो नंबर है पेड ऑनलाइन कोर्स वाला, वो हमारे पेड कोर्सेज की जानकारी के लिए आप वहां पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई वो बता दिया। परिरक्षक सीमेंट कंक्रीट का बना होता है। फ्यूल के रूप में यूरेनियम थोरियम रहता है। मंदक के रूप में ग्रेफाइट का यूज करते हैं। शीतलक के रूप में भारी जल D2O का यूज किया जाता है। कंट्रोलिंग रॉड्स के रूप में बोरान और कैडमियम की छड़ों का प्रयोग करते हैं, जो न्यूट्रॉन का अवशोषण जो है वो आपका करती हैं। ठीक है, अब इसमें मैंने देखिए एक चित्र जो है बताया था, वर्तमान जो आपके बोलना चाहिए मॉडर्न जो आपके न्यूक्लियर रिएक्टर हैं उनका। तो वो चित्र एक बार मैं आपके सामने रख देता हूँ, वो भी थोड़ा समझा देता हूँ। आप पीडीएफ वगैरह पढ़ेंगे उस पे आप उसको समझिएगा। ये देखिए, ये वर्तमान के न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, जिसमें कंट्रोलिंग जो रॉड्स होते हैं वो इस प्रकार से नीचे से लगी होती हैं। चैम्बर में ही जो है वो आपका पानी भरा होता है। जब यहाँ पे परमाणु बम विस्फोट होता है, मतलब नाभिकीय विखंडन होता है, ये पानी उबलने लगता है, स्टीम यहीं पर बनता है, और ये स्टीम जो है इस पाइप के जरिए थ्रो किया जाता है इस टरबाइन को। टरबाइन घूमता है और इससे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आपका जनरेट होती है। अब ये जो गर्म वाष्प है इसको फिर से कंडेंसर में ठंडा किया जाता है। ठंडा करके जो है आपका इस वाष्प को जो है, ये जो कूलिंग टावर होते हैं उनके माध्यम से ये भाप के रूप में बाहर निकलते हैं, और इनको फिर संघनित करके पानी बना करके फिर से इस चैम्बर में जो है वो आपका भेज देते हैं। तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है, और जो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं उनके जो आपके स्ट्रक्चर हैं वो भी धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? तो आज की क्लास में हमने जो है मुख्य रूप से आपका परमाणु और परमाणु संरचना और उससे संबंधित हर प्रकार के सिद्धांत को जो है वो आपका समझा है। ठीक है, आशा ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो एसके पटेल आईएएस एकेडमी में सीजीपीएससी और व्यापम के बहुत सारे एग्जाम के कंप्लीट पेड ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल हैं। लैब टेक्नीशियन, लैब अटेंडेंट, प्रयोगशाला परिचारक, आरक्षक भर्ती, छात्रावास, एडीओ के लिए, शिक्षक भर्ती के लिए, पटवारी के लिए, सीजीपीएससी प्री के लिए, व्यापम के लिए, प्री प्लस व्यापम लॉन्ग टर्म कोर्स, ऑल इन वन कोर्स हर एग्जाम के लिए, छत्तीसगढ़ स्पेशल, ये सभी कोर्सेज की जानकारी के लिए आप हमारे पेड ऑनलाइन कोर्स के इंक्वायरी व्हाट्सएप नंबर 7470960094 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। वहां पे एकेडमी मैनेजर द्वारा आपको कोर्स से रिलेटेड सारी जानकारी जो है वो आपका प्रदान कर दी जाएगी। ध्यान रहे, इसमें वही छात्र व्हाट्सएप करें जिनको पेड ऑनलाइन कोर्स से संबंधित जानकारी प्राप्त करनी है। यदि आपको पीडीएफ प्राप्त करना है क्लास का, तो स्क्रीन के नीचे जो फ्री आपका ऑनलाइन कोर्स के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9691192359, आप वहां पर व्हाट्सएप करें। वहां पे आपको फ्री ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो मैं बीके पटेल आज के इस सेशन को यहीं पे एंड करता हूं, और मिलता हूं मैं आपको अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।